पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक। हालांकि संगठक को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फिर भी एक हल्का सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, क्रियाशीलता जैसे विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जब तक और लोग जुड़ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, संगठक का अर्थ होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उन सभी कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर हल्का डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक की बात करें तो सामान्य रूप से तो इसमें दो प्रकार के संगठक देखने को मिलते हैं। एक अजैविक संगठक, अबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है बायोटिक या जैविक कंपोनेंट्स। अब यदि इनको एक और दूसरे तरीके से देखें कि ऊर्जा पक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र के चालन में अहम भूमिका को देखते हुए देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के तीन घटक देखने को मिलते हैं। एक ऊर्जा घटक, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। यानी सूर्य की ऊर्जा या ऊर्जा कहाँ से मिलती है या एनर्जी जहां से मिलती है वह, फिर उसके अंतर्गत कुछ अजैविक घटक और कुछ होते हैं जैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे कि अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जल एक अजैविक घटक है, मृदा जो है वह एक अजैविक घटक है, हम विभिन्न प्रकार की गैसें या वायु के बारे में बात करें तो यह एक अजैविक घटक है। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक के अंतर्गत तो शामिल किया जा सकता है कि जो लिविंग है, जैसे कि विभिन्न जो पेड़ पौधे हैं, विभिन्न जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो जीव जंतु है और स्वयं जो मानव है, वह इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। ऊर्जा संगठक की बात करें तो ऊर्जा न केवल हमें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न केवल हमें सूर्य से मिलती है, कई प्रकार के खनिज तत्व जो मृदा के अंदर मौजूद होते हैं वे भी एक प्रकार से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। मुख्य रूप से सूर्य जो है वह एक ऊर्जा संगठक के रूप में देखा जाता है। तो सौरिक जो प्रकाश है या सौरिक जो विकिरण है या उसके विभिन्न पक्षों को हम ऊर्जा संगठक के अंदर शामिल करते हैं। भौतिक संगठक यानी हम अजैविक की बात करते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत मिट्टी, जल और वायु और विभिन्न पक्षों को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो है वह है आपका जैविक घटक। अब जैविक घटकों की आवश्यकता हमें होती है तो जैविक घटकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तरल तत्व है तथा जीव तत्व है, कार्बन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, यानी ये कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ है वह हमें चाहिए। इन्हें जैविक पदार्थों को अपने आप को विकसित करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो जैविक संगठकों के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पौधे शामिल होते हैं, जीव जंतु शामिल होते हैं और छोटे छोटे से सूक्ष्म कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, जीवाणु जो होते हैं वह भी उसमें शामिल होते हैं, और उसके मृत भाग जो होते हैं उसको भी हम जैविक संगठक के अंदर शामिल करते हैं। अगर हम कार्य के आधार पर जैविक संगठकों की बात कर रहे हैं, केवल जैविक संगठकों की बात कर रहे हैं, तो हमें अभी तक जो पिछली स्लाइड के अंतर्गत जो डिवाइडेशन किया कि एक तो होता है ऊर्जा, एक होता है अजैविक, अजैविक और एक होता है जैविक। अब जैविक का वर्गीकरण हम अब करेंगे। अजैविक के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मृदा होती है, जल होता है, वायु है, ये अजैविक है। जैविक के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं? पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और सूक्ष्म जीवों को इसमें शामिल करते हैं। अब ये जो जैविक संगठक है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं या अपना भोजन जो है उस भोजन का जो निर्माण है स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी की क्या विशेषता होती है? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वे पौधे जो
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तथा रसायन संश्लेषण, दोनों ही प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि सभी पौधे होते हैं कि केवल प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन नहीं बनाते, रसायन संश्लेषण से यानी केमोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हें हम जैविक संगठकों के अंदर शामिल करते हैं। स्वपोषी को भी दो अलग भागों में, जिस प्रकार से हमने कहा कि दो प्रकार भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जितने भी जो स्वपोषी होते हैं उसे हम एक और नाम यूज किया जाता है इसके लिए, वह किया जाता है प्राथमिक उत्पादक। ये प्रोड्यूसर्स है और ये स्वपोषी है। अब स्वपोषी हरे पौधे वे हरे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से यानी सूर्य के विकिरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का प्रयोग करके, मुख्य रोल किसका रहता है, वो रहता है हरित लवक का, या इसको कहते हैं क्लोरोफिल, PHYL ऐसे कुछ लिखते हैं, क्लोरोफिल, और भोजन बनाते हैं CO2 प्लस O आपका H2O। इन दोनों की सहायता से हम ये हरित लवक के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। तो हरी पत्तियों वाले जो पौधे हैं सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं जिसे केमोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया द्वारा जो अजैविक तत्व है, अजैविक तत्व कौन कौन से हैं, जो मृदा है या जल है या वायु है, उससे रसायन संश्लेषण की विधि से अपना आहार निर्मित करता है। यानी यहाँ पर प्रकाश का रोल नहीं रहता है, केवल रासायनिक पदार्थों का रोल रहता है। इस प्रकार के जो स्वपोषित पौधे होते हैं वह प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने जैविक घटकों को अभी तक हमने तीन भाग जिस प्रकार से डिवाइडेशन किया है वो इस प्रकार से किया है कि हमने सबसे पहले इन पदार्थों को किस प्रकार से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने कहा है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कहा कि कुछ होते हैं जैविक और कुछ होते हैं अजैविक, कुछ जैविक तथा अजैविक। अजैविक को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया, जैसे कि हमने कहा स्वपोषी, और दूसरा अभी हम पढ़ेंगे वो होंगे परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पर यानी दूसरों पर, स्व यानी स्वयं पर। अब स्वपोषी को हमने दो और भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरे जो है वह है ऐसे पौधे जो रसायन संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वापस अपनी स्लाइड पर पहुंचते हैं। ये यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। यहां तक हमने पढ़ा है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परपोषी संगठन, हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ठीक है, नाम से पता चलता है कि अपने भोजन संबंधी जो आवश्यकता होती है उसके लिए ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी में हरे पौधे हैं, और इसके अंतर्गत वे जीव यानी केवल जो जंतु है वह इसमें शामिल किए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जो पौधे होते हैं उन पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं, पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं उन स्वपोषी प्राथमिक उत्पादकों पर जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं या रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं। कुछ परपोषी जीव जैविक पदार्थों को वियोजित यानी डीकम्पोज भी करते हैं, यानी छोटे छोटे से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम विघटक करता या अपघटक कहते हैं, उसको भी इस परपोषी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। जैसे कि एक जीव मर गया तो उसको मरने के बाद उसको उसके विभिन्न जो उसके अंदर कंपोनेंट्स है उसको अलग करने का काम करके उसकी पुनर्व्यवस्था करता है, यानी जो
हवा या गैसों के रूप में है उनको निर्मुक्त किया जाता है, और जो सॉलिड के रूप में होते हैं उन्हें मृदा के अंदर निर्मुक्त किया जाता है। तो आहार ग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर परपोषित जीवों को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि परपोषी, जो अपनी भोजन की आवश्यकता दूसरों से पूरी करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब परपोषी जो है वह भी 3 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मृतजीवी। मृतजीवी का अर्थ हो गया ऐसे जीव जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि गिद्ध अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति किससे करता है? मरे हुए जीवों से या मरे हुए पौधे से। तो मृत पौधों या मृत जीवों से प्राप्त जैविक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं, वे जंतु मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मृतजीवी की बात करते हैं तो कई ऐसे जीव है, जैसे कि कुत्तों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो गिद्ध जो है वह इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। मरे हुए जानवरों पर मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं। परजीवी, अब परजीवी को जिस प्रकार से अगर कह सकते हैं कि जैसे कि जूं है, तो जूं क्या है? परजीवी। तो ये तो मरे हुए जीवों पर निर्भर है, मृतजीवी। ये दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी वो जीवित है या पिशु है, जानवरों पर अक्सर इस प्रकार के छोटे छोटे से कीड़े चिपके हुए रहते हैं, जो उसके खून को पीकर या उसका सेवन करके अपना आहार या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तथा तीसरे प्रकार के होते हैं, वो होते हैं प्राणी समभोजी, जो मुख के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी जो जंतु होते हैं वह मुख द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। सभी जंतु वर्ग जो बड़े जंतु हैं वह इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, और मनुष्य भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम गाय को शामिल कर सकते हैं, भैंस को शामिल कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के दूसरे जो कह सकते हैं कि जो जानवर होते हैं जो मुख से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यशीलता के आधार पर। ठीक है, ये जो वर्गीकरण था, ये देखिएगा हमने जो स्टार्ट किया था वो इस प्रकार से स्टार्ट किया था। परपोषी, स्वपोषी कंप्लीट हो चुका था। अब कार्यशीलता के आधार पर हमने कहा कुछ अजैविक होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं, और कुछ अपघटक होते हैं। ये 3 जो होते हैं। तो अजैविक तत्व किसे कहेंगे? तो किसी जीवों के रहने के स्थान पर मूल अजैविक और भौतिक यौगिकों को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है कि जिस प्रकार से उत्पादक होते हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो भोजन का निर्माण करते हैं, तो मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले जो स्वपोषित पौधे होते हैं वह इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये जो उत्पादक होते हैं, ये जैविक पदार्थ का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जीव, पौधे भी हालांकि इसमें शामिल है, और अजैविक यानी भौतिक पदार्थ जैसे कि मृदा है, और मृदा के जो पोषक तत्व है वह जीवों में पहुंचाने हैं, तो वो डायरेक्ट मृदा या मिट्टी को खाकर उस खनिज तत्वों को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोहे को खाएं। हम लोहे को डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, लेकिन लोह तत्वों को जिसे पौधे ग्रहण करते हैं, उन पौधों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी शरीर की जो लोह संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। अब ये मध्य इंटरमीडिएट की भूमिका में रहते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसे वे प्राप्त करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए अपनी जड़ों द्वारा मिट्टियों से कुछ अजैविक तत्वों को प्रदान करता है। यानी कई मिनरल्स जो होते हैं
कई खनिज पदार्थ जो है जो मिट्टियों के अंदर मौजूद है, कई प्रकार के घोल जो है मिट्टियों के अंदर मौजूद है, कई सूक्ष्म तत्व हैं, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सभी को प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनको वह मिट्टी से ग्रहण करके तथा जंतुओं के लिए आहार और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है, ये फैक्ट्री है जिसके अंदर भोजन बनता है, और इस भोजन को, इस फैक्ट्री में जो माल बना है उसको सेवन कौन करेगा? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की क्या भूमिका रहती है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ये मानव सहित परपोषी जंतु होते हैं। परपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट रहते हैं। किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? ये रहते हैं उत्पादकों पर। उत्पादक, उत्पादक कौन से हैं? प्राइमरी उत्पादक फर्स्ट कौन से हैं? हरे पौधे। हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, और जो निर्भर रहते हैं उसे कहा जाता है परपोषी, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। तो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जो पौधे होते हैं उनको द्वारा जो जैविक पदार्थ यानी जो भोजन, जो ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, उसका ये भोजन के रूप में अपना उसको स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा जो रहता है वह रहता है वियोजक। अब वियोजकों की क्या भूमिका रहती है कि चाहे पेड़ पौधा है, यानी प्राथमिक जो उत्पादक पेड़ पौधे हैं वे हो, चाहे दूसरा जो अजैविक पदार्थ है उसके अंतर्गत, यानी जैविक के अंतर्गत हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं या विभिन्न छोटे छोटे पौधे एवं जो जीव है वो जब मर जाता है तो मरने के बाद उसे निर्मुक्त करने का काम जो है इनके द्वारा, वियोजकों के द्वारा, डीकंपोजर द्वारा किया जाता है। ये उस पौधे या जीव को सड़ाते हैं, गलाते हैं, सड़ा गला कर पुनः उसे वियोजित करते हैं, उसे सूक्ष्म भागों में विभक्त करके इस वातावरण को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है या जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इन सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वियोजकों की बात करें तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया, फंगस, जिसे कवक कहा जाता है, ये उस मरे हुए जानवर से जैविक पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं और उन्हें एक सामान्य रूप व्यवस्था में इस वातावरण में निर्मुक्त कर देते हैं, और ये निर्मुक्त किए हुए जो पदार्थ होते हैं वह स्वपोषित प्राथमिक पौधों द्वारा पुनः सुलभ हो जाते हैं। यानी इस सिस्टम को हमने बार बार समझा है, एक बार पुनः मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हमने कहा कि एक हरा पौधा है और हरे पौधे ने अपना भोजन प्राप्त किया, यानी हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, एक हरा पौधा। अब ये हरा पौधा क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्पादक, इसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक है। ये क्या करता है? ये प्राप्त करता है, ये स्वपोषी, स्वपोषी है, यानी अपना भोजन जो है वह सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे, और उसके अंतर्गत CO2 प्लस ये जल का प्रयोग करता है और अपना भोजन खुद प्राप्त करता है। तो जैविक पदार्थों में इसको शामिल किया जाता है। अब दूसरा इस पर डिपेंडेंट रहने वाला जो है वह है जीव। अब जीव जो इसे खाएगा, इसका सेवन करेगा, इसका मतलब हो गया ये उपभोक्ता है। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर फर्स्ट की बात करें तो कंज्यूमर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं हमारे विभिन्न शाकाहारी जीव जो उस पौधे को डायरेक्टली खाते हैं। डायरेक्टली उस पौधे को खाने वाले जो होते हैं वह होते हैं शाकाहारी। जैसे कि ये जो जीव है ये उपभोक्ता क्या हो गया? फर्स्ट। अब उपभोक्ता फर्स्ट की बात करें तो उपभोक्ता फर्स्ट के अंतर्गत हम शामिल करेंगे खरगोश को, ठीक है, या फिर इसके अंतर्गत कीट पतंगों को शामिल करेंगे। फिर होता है उपभोक्ता सेकंड। उपभोक्ता सेकंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है विभिन्न जो मांसाहारी जो जीव होते हैं वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर बिल्ली को भी रखा जा सकता है, इसको हम शेर को भी रख सकते हैं। तो शेर जो है इस खरगोश का शिकार करेगा। और थर्ड नंबर पर जिसे कहा जाता है
वह होता है सर्वाहारी, ओमनीवायरस, ये सभी खाते हैं। तो मानव जो है इसको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, बिल्ली को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, जो कि रोटी भी खा लेती है, शाकाहारी भी होती है, मांसाहारी भी होती है। तो ये तो हो गया, जैसे कि हमने इन दोनों के बारे में जिक्र किया। ये जो है क्या है, हमारे जैविक पदार्थ है, ये जैविक घटक है एक इकोसिस्टम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये भाई जैविक है, तो अजैविक कौन से? तो अजैविक की अगर बात करें तो अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने कहा मृदा, मिट्टी की आवश्यकता इन सभी को रहती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो या चतुर्थक हो। मृदा है, जल है, वायु है, ये सारे के सारे अजैविक तत्व है। अब इन हरे पौधों ने इनसे पोषण प्राप्त किया, और जब हरा पौधा और जीव, हरा पौधा और जीव जब दोनों ही मर गए या इनकी मृत्यु हो गई या ये नष्ट हो गए, तो इसको नष्ट होने के बाद इनको सड़ा गला कर वापस निर्मुक्त किया जाता है, और निर्मुक्त करके किस में मिला दिया जाता है, या फिर तो वायु में मिला दिया जाता है, गैसीय पदार्थ। कुछ घुलने योग्य है तो जल में मिल जाते हैं, और कुछ मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये मिट्टी में मिलकर यही जो तत्व होते हैं, यही तत्व जो मिट्टी के अंदर मिल गए, उन्हें कौन ग्रहण करता है? उन्हें हरे पौधे मृदा को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। तो वो जो तत्व वापस घूम फिरा के वापस कहां पर पहुंच गए? हरे पौधे। हरे पौधे से शुरू हुए और वापस हरे पौधे पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमारा जो इकोसिस्टम है लगातार निरंतर रूप से कार्य करता रहता है। यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।